नमस्कार। 30 मिनट्स जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे आर्ट और कल्चर के बारे में, क्योंकि इससे आ रहे हैं आजकल क्वेश्चन पर्याप्त मात्रा में। इसलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं किस में आ रहे हैं, खास तौर से एसएससी के एग्जाम्स में। और एक बात बता दूं, इसमें जो आर्ट कल्चर क्वेश्चन आएंगे आपको 2 से 3 क्वेश्चन ही मिलेंगे। बाकी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी के लिए आर्ट कल्चर से संबंधित जो पर्सनैलिटीज माने उनसे संबंधित किस घराने से है या कौन डांसर है, कौन कथक का डांसर है, क्या सब है, उसका स्टैटिक और करंट आपको पढ़ना होगा। जरूरत पड़ेगी, अगर इस वीडियो को सपोर्ट मिलेगा तो वो भी हम करा देंगे, लेकिन इसको पढ़ लोगे तो काफी कुछ बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत डीप नहीं है, लेकिन एसएससी लेवल से पर्याप्त है। और बाकी भी जो छोटे एग्जाम है उसमें आजकल पूछा जाने लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन आने लगे हैं आज के जमाने में, यानी कि पिछले 10-12 सालों से, मंदिरों से संबंधित, मंदिरों की शैलियों से संबंधित। तो मंदिरों के बारे में समझ लीजिए कि 6वीं शताब्दी तक उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, मंदिर वास्तुकला शैली लगभग कैसी थी, एक समान थी। मतलब लगभग एक जैसे ही मंदिर देखने को मिलते थे। उसके बाद इसमें कुछ परिवर्तन आए। कुछ परिवर्तन क्या आए, उसके आधार पर 3 शैलियां डेवलप हुई। नंबर 1 आई आपकी नागर शैली, फिर आई अमरावती या द्रविड़ शैली, और इसके अलावा बेसर शैली। इसमें मूलभूत अंतर क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नागर शैली में नागर शब्द जो है वो किससे बना, नगर शब्द से बना, नागर। और इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण नगरों में हुआ था, इसलिए इस शैली को कहा जाने लगा नागर शैली। और ये मुख्य रूप से उत्तर भारत यानी कि हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। कहां पर सदी भी पूछ लेता है, तो 8वीं से 13वीं सदी के मध्य उत्तर भारत के मौजूद शासक वंशों ने इस शैली को पर्याप्त संरक्षण दिया। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता। समतल छत से उठी हुई शिखर की प्रधानता क्या है, हम अभी बना के इसमें नीचे बनाऊंगा, हम दिखा दें। और इससे क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको जो शिखर बना होता है, यानी कि ये देख लीजिए, ऐसे बना के दिखा देते हैं। जो अपने यहाँ ऐसे मंदिर होते हैं ना ऊंचे ऊंचे ऊपर, ये शिखर होता है। और जो ये उठा हुआ पोर्शन है ना, इस पे झंडा लगा होता है, ये उठा हुआ पोर्शन, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थिका। यही पूछा जाता है, या उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है। इसके बाद विशेषता में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागर शैली के मंदिर के जो आधार है, यानी कि ये वाला बेस, ये कैसा है, तो ये है चतुष्कोणी। और अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई को विभिन्न भागों में बांटा गया था, तो उन भागों को क्या कहते हैं ये भी देख लो। तो नागर शैली में मंदिर की ऊंचाई को 8 भागों में बांटा गया। किस प्रकार, जो आधार है उसको बोलते थे मूल, गर्भगृह मशरक, जंगा यानी कि दीवार को कहते थे, ये पूछते हैं कि किसको क्या कहते थे, कपोत यानी गर्दन वो कार्निस कहते थे, शिखर तो आपको पता ही है जो ऊंचा उठा हुआ सिरा, गल यानी कि गर्दन यानी कि इस चतुष्कोणी और उसके बीच का वर्तुलाकार आमलक, कुंभ यानी कि सूल सहित, ऊपर ये मंदिर के ऊपर कलश बना होता है ना, कलश ऐसा बना होता है और उस पर त्रिशूल या झंडा लगा होता है, तो वो होता था कुंभ। ठीक, अब इसमें पूछ लेते हैं मंदिरों के नाम कि कैसे क्या बने हुए। तो इस शैली में जो बने हुए मंदिर हैं, कौन सी शैली में, नागर शैली में, उसमें उड़ीसा में क्या कहते हैं, कलिंग, गुजरात में क्या कहते हैं, लाट, और हिमालयी क्षेत्रों में क्या कहा जाता है, पर्वती। ये क्वेश्चन आता है। या फिर उल्टा पूछ लेंगे कि कलिंग मंदिर उड़ीसा का किस शैली में बना है, तो आप बता देंगे कि ये नागर शैली में। या पूछ लेंगे पर्वतीय मंदिर सामान्यता किस शैली में, सामान्यता तो सीधी सीधी बात है नागर शैली सामान्यता उत्तर भारत के, या मान लीजिए आप हिंदी बेल्ट में आपको देखने को मिलेगी जहां पर हिंदी बोली जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई नागर शैली। अब बात करते हैं अमरावती या द्रविड़ शैली की। ये पूछते हैं कि कहां से कहां तक, तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। कब संरक्षण ज्यादा मिला, तो 8वीं सदी से 18वीं सदी तक।
और द्रविड़ शैली के मंदिर की विशेषता क्या होती है, बहुमंजिलीय होते हैं। इंपॉर्टेंट, द्रविड़ शैली के मंदिर क्या होते हैं, बहुमंजिलीय होते हैं। पहचान क्या है इसकी, प्राकार यानी कि चार दीवारी बनी होती है। गोपुरम, इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया कि प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, गोपुरम, ठीक है। और वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह होता है जिसको क्या बोलते हैं, रथ। पिरामिडानुमा शिखर होता है, मंडप होता है। इसके बाद विशाल संकेंद्रित प्रांगण यानी कि आंगन होता है। अष्टकोणीय मंदिर संरचना होती है, नीचे बना है तब आपको समझ में आएगा, मतलब विशेषताएं आपको ध्यान रखनी। और इसको जन्म देने यानी कि इस शैली को किसने सर्वप्रथम, तो पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया और चोल काल में द्रविड़ शैली शिखर पे पहुंची यानी कि अपने पीक पे थी, तथा विजयनगर के बाद, विजयनगर साम्राज्य के बाद यह शैली समाप्ति की ओर चली। इसके बाद बात करें तो चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला व चित्रकला का संगम। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जो चोल शासक, ये भी क्वेश्चन आता है, राजराज के द्वारा बनाया गया था, किस शैली में। मोटी बुद्धि लगाना कि जो भी साउथ के मंदिर होंगे वो किस शैली में होंगे, द्रविड़ शैली में। कैसे याद रखोगे, राहुल द्रविड़ से याद रख लेना कि वो साउथ का है। बाकी उड़ीसा, गुजरात, ये वाले मंदिर सामान्यतः कौन सी शैली के, उत्तर भारत के, ये सब नागर शैली के मंदिर है। द्रविड़ शैली के मंदिरों के अन्य उदाहरण देख लीजिए, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु में स्थित है, और रामेश्वरम। अरे साउथ के जितना मंदिर है ना तमिलनाडु, सब द्रविड़ शैली, ठीक है। ये बहुमंजिली होते हैं, मुख्य विशेषता। और प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं, गोपुरम। और क्या विशेषता होती है, विशाल प्रांगण और इनके चारों तरफ चार दीवारी पाई जाती है। अब आती है एक हाइब्रिड शैली जिसको बोलते हैं बेसर शैली। बेसर शैली क्या होती है, नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप। तो अब मिला जुला रूप है तो कहां पाया जाएगा, हर जगह पाया जा सकता है, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, और नॉर्थ साउथ के बीच में भी। तो ये है विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी तक ये फैला हुआ, यानी कि बीच, जो भारत के बीच का हिस्सा है वहां पे है बेसर, ऊपर नागर, नीचे द्रविड़ शैली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चालुक्य शैली भी कहते हैं। और बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक वृत्ताकार या अर्धगोलाकार होता है। इसमें इंपॉर्टेंट उदाहरण याद रख लेना, वृंदावन का वैष्णव मंदिर है जिसमें गोपुरम बनाया गया है, और वो कौन सी शैली में है, बेसर शैली में। बेसर शैली में इस तरह के मंदिर बने होते हैं, यानी इनके बीच के। क्यों, नागर शैली में क्या होता है, ऊंचे शिखर, ठीक है, ऐसे बने होंगे नागर शैली, और ऊंचे शिखर। और द्रविड़ शैली क्या होती है, बहुमंजिली बने होते हैं। और बेसर शैली हाइब्रिड मंदिर, शिखर उतना ऊंचा भी नहीं और बहुमंजिली की भी विशेषता होती है। इनसे क्वेश्चन बहुत बार आए। अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं, तो शास्त्रीय नृत्य की विशेषताएं समझ लीजिए। तो शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख विशेषता है कि इसमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है। ईश्वरीय अवतारों से संबंधित कथाओं का सुंदर प्रस्तुतिकरण भी इसमें किया गया है। संगीत एवं नृत्य ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल माध्यम माना गया है। आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। गुरु शिष्य की परंपरा पर आधारित है। मनोरंजन अथवा रुचि के पुट की कमी। देखिए, शास्त्रीय संगीत या नृत्य मनोरंजन की दृष्टि से नहीं है, ये आध्यात्म की दृष्टि से है, आपके मन को, आपके चित्त को शांत रखने के लिए है, आपको आनंदित करने के लिए है, लेकिन मनोरंजन के रूप में नहीं, आपको ईश्वर की या फिर आध्यात्म की भावना से। संगीतकार एवं नर्तक न केवल स्वयं चेतना एवं अंतरात्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, बल्कि दर्शकों को भी यह अनुभव प्रदान करवाता है। अब बात करते हैं प्रमुख क्वेश्चंस की और उनकी डिटेल के बारे में। बस इससे बाहर नहीं पूछेगा इन क्वेश्चंस। सबसे पहले भरतनाट्यम की बात कर देते हैं। तो ये तमिलनाडु का नृत्य है, इंपॉर्टेंट। पहला वर्ण इसका कहां है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। पहले इसको दासीअट्टम, तंजावुर अट्टम नाम से भी जाना जाता था। इसका मुख्य विषय क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो हिंदू परंपराएं होती हैं और किस पे आधारित है, वैष्णव शैव शक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है, ये पूछा गया। मध्यकाल में देवदासियों के द्वारा किए जाने के कारण इसे उचित सम्मान नहीं मिल पाया।
ब्रिटिश काल में मंदिरों में नृत्य पर रोक लगा दी गई और यह नृत्य पहली बार मंदिरों से बाहर किया जाने लगा। अब आते हैं वो नाम जो हम कह रहे हैं कि पूछ लेते हैं कि इनका संबंध किससे है। तो कृष्ण अय्यर इंपॉर्टेंट और रुक्मणी देवी के प्रयासों से भरतनाट्यम दोबारा विकसित हुआ था। इनका नाम आए तो आप तुरंत लिखना भरतनाट्यम से संबंधित है। अब पूछ लेते हैं भरतनाट्यम के अंग। तो भरतनाट्यम के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, नाट्य, नृत्य और नृत्य। और इसमें जीवन के 3 मूल तत्व हैं, दर्शन शास्त्र, धर्म और विज्ञान, तीनों शामिल हैं। अब शास्त्रीय नृत्य में आगे आते हैं कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। एक और क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो जब आप ये पढ़ लेंगे तो वो कर सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। मूल नाम भी पूछ सकते हैं, तो कुचेलापुरी या कुचेलापुरम। कुचिपुड़ी की शुरुआत ब्राह्मण परिवारों ने की थी। इसे पहले पुरुषों के द्वारा ही किया जाता था। ये पुरुष ही इस प्रदर्शन के समय स्त्री का रूप ले लेते थे, किंतु आज के युग में महिलाओं को भी पुरुषों के साथ अभिनय करते देखा जा सकता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें विशेषता क्या है, तो ये भगवान विष्णु या श्री कृष्ण पर आधारित वैष्णव परंपरा के लिए होता है। प्रसिद्ध नर्तकों के आपको नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है सिद्धेंद्र योगी और तीर्थ नारायण, ये पूछे जाते हैं, सिद्धेंद्र योगी और तीर्थ नारायण। अब उड़ीसा का एक और, उड़ीसा का नृत्य कौन सा? ओडिसी। ये भगवान विष्णु के जगन्नाथ, उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल है ना, तो जगन्नाथ अवतार की कथाओं पर आधारित है। शिव व सूर्य की कथाएं भी इसमें शामिल हैं। उड़ीसा में मुख्यतः स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। यह प्राचीन शिलालेखों, पुस्तकों आदि में मिलता है। अब बात करते हैं कथक की। तो कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथा कहने वाले क्या कहा गया? कथक। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन तथा अन्य कहानियों को भी दिखाया गया है। कथक की उत्पत्ति की बात करें तो भक्ति आंदोलन के समय हुई और 16वीं सदी के आसपास मुगल बादशाहों के दरबार में यह फारसी भाषा के साथ पेश किया जाने लगा था। कथक 3 रूपों में पाया जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? घराना। तो आपको घराना याद रखना है क्योंकि कई बार ये भी पूछा गया है। तो घराने मुख्य कौन से हैं? एक तो है आपका जयपुर घराना, इंपॉर्टेंट है, बनारस घराना, ये भी इंपॉर्टेंट है, और लखनऊ घराना। तो जयपुर, बनारस, लखनऊ 3 घराने हो गए। अंग्रेजों के समय कथक का प्रभाव कम हो गया, किंतु इसके बाद इसका पुनरुत्थान हुआ, जीर्णोद्धार हुआ। इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं पैरों का मूवमेंट। प्रमुख नर्तक एक का भी नाम मत भूल जाना, एग्जाम में आपको मिलेंगे। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, पंडित जसलाल, पंडित नारायण प्रसाद, पंडित सुंदर प्रसाद। इनका संबंध किससे है? कथक से। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें कथक और कथकली में बहुत अंतर है। कथकली केरल से संबंधित है, कथा और कली। कथक में सिर्फ कथा थी, कथकली में कथा और कली यानी कि प्रदर्शन। कब विकसित हुआ ये भी पूछा गया है। तो 17वीं सदी में विकसित हुआ। आविष्कार किया राजा तंपुरान ने रमनट्टम के रूप में किया। फिर इंपॉर्टेंट नाम है प्रसिद्ध नर्तक यानी कि कलामंडलम कुरूप, कलामंडलम गंगाधरन, कलामंडलम नीलकंठन, कलामंडलम शंकरण, कलामंडलम हैदर अली, कलामंडलम हरिदास। कुल मिला के कथकली मतलब कलामंडलम नाम लगा हो तो आप लगा देंगे कि ये केरल से संबंधित है और कथकली से संबंधित है। केरल का एक और नृत्य, इसका नाम है मोहिनी अट्टम, केरल से संबंधित है। ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह कथकली से भी अधिक पुराना माना जाता है। इस नृत्य का पहला उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर भस्मासुर को भ्रमित कर उसका वध किया जाता है। इस नृत्य में यही दर्शाया गया है। इस नृत्य में ताल के 4 प्रकार होते हैं। ये पीसीएस के क्वेश्चन है, तनागम, जगानम, धनागम और शमी श्रम। ठीक है, ताल के 4 प्रकार। इसके बाद आते हैं मणिपुर। तो मणिपुर में मणिपुरी होता है, जिसको और क्या नाम से जाना जाता है? जगोई। और इसमें जो पहनने वाले वेशभूषा का नाम इंपॉर्टेंट है, कुमिल कहा जाता है। मुख्य रूप से वैष्णव संप्रदाय के प्रसंगों पर आधारित है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। मणिपुर वाले में इसमें मणिपुरी नृत्य है शास्त्रीय। इसके अतिरिक्त शिव शक्ति आदि की कथाओं पर भी आधारित होते हैं। इसके बाद केरल का एक और नृत्य आता है कुटियाट्टम, जो केरल का
2000 वर्ष पुराना शास्त्रीय नृत्य है। मलयालम भाषा में कुटी शब्द से बना है। कुटी शब्द का अर्थ संयुक्त, इंपॉर्टेंट है, और अट्टम का अर्थ है अभिनय। तो कुटियाट्टम का अर्थ क्या हो गया? इंपॉर्टेंट, संयुक्त रूप से अभिनय। अभिनय इसे मुख्य रूप से चाक्यार और नाम्यार, इंपॉर्टेंट नाम है, चाक्यार और नाम्यार जैसे समुदाय की महिलाएं करती थी, लेकिन इसे अब सब करने लगे। किसको क्या कहते थे ये भी समझ लो। तो पुरुष अभिनेता जो हैं उनको कहा जाता था चाक्यार, कहा जाता है। महिला अभिनेत्री को कहा जाता है नांग्यार। ठीक है, हमने कैसे याद रखा कि पुरुष होता है चालाक। अब ये नहीं बताऊंगा, मैंने दूसरी ट्रिक अपनाई है, थोड़ा वल्गर हो जाएगा। ठीक है, तो नाम से समझ लो नांग्यार। ठीक है, तो कुटियाट्टम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। इसके बाद बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की, जो असम से संबंधित है। 2000 में शास्त्रीय नृत्यों की सूची में शामिल किया गया था। यह भी भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। कभी कभी राम सीता की कथाएं भी इसमें शामिल कर ली जाती हैं। 15वीं सदी में असम में वैष्णव संप्रदाय के लोगों के द्वारा इसका विकास किया गया था। अब बात करते हैं, ये तो हो गया शास्त्रीय संगीत। अब बात करें पारंपरिक नाट्य मंच यानी कि ड्रामा के बारे में। नंबर 1 है भांड पाथेर। ये किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है। ये कश्मीर की लोक कला है। नृत्य, संगीत और नाटक का अनूठा संगम है, यानी कि नृत्य, संगीत और नाटक तीनों इसमें शामिल है। और इसकी प्रधानता या प्राथमिकता क्या है? हास्य रस है और व्यंग भी। भांड पथेर हिंदू शासकों के समय हिंदू मंदिरों में खेला जाता था, यानी किया जाता था। इसके बाद बात करें स्वांग। तो स्वांग मुख्य रूप से राजस्थान और हरियाणा। स्वांग का अर्थ क्या है पहले समझ लीजिए। किसी विशेष ऐतिहासिक या देवी देवताओं की नकल में स्वयं का श्रृंगार करना, उसी के अनुसार वेशभूषा ग्रहण करना, संवाद करना, गीतों के माध्यम से मनोरंजन करवाना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्वांग का मंचन खुले स्थानों पर होता है। राजस्थान की शैली भरतपुर, उदयपुर के अलावा हरियाणा में भी देखने को मिलती है। प्रधानता किसकी इंपॉर्टेंट है? स्वांग में हास्य की प्रधानता है। नौटंकी तो उत्तर प्रदेश के हैं, तो हम लोग बार बार शब्दों में ये उपयोग करते हैं, ज्यादा नौटंकी मत करो। तो नौटंकी का संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। प्रमुख शैलियां कानपुर, लखनऊ और हाथरस हैं। ये भी याद रखना है, कानपुर, लखनऊ और हाथरस है। पहले नौटंकी में पुरुष ही स्त्री का अभिनय करते थे। वर्तमान में महिलाएं भी इसमें भाग लेने लगी हैं और नौटंकी में भी स्वांग की तरह हास्य रस की प्रधानता होती है। अब बात करें भवाई, यानी कि राजस्थान से संबंधित है। ये अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें विभिन्न शारीरिक करतब दिखाने पर अधिक बल दिया गया है। इस नृत्य में घूंघट लिए हुए नर्तकियां मुख्य भूमिका निभाती हैं। नृत्य तेज लय के साथ सिर पर 7-8 मटके रखकर किया जाता है। तुमने देखा होगा राजस्थान मौर्य चतुर्थी मटका, ऐसे मटके पे मटका एक साथ। नृत्य के दौरान जमीन पर पड़ा रुमाल मुंह से उठाना, तलवार की धार, कांच के टुकड़ों और नुकीली कीलों पर नृत्य किया जाता है। किसमें? भवाई में। किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित। यात्रा पूर्वी क्षेत्र में है। लोक कला है, नाट्य अभिनय है, संगीत, अभिनय, गायन, नाटकीय वादविवाद सब कुछ इसमें शामिल है। यात्रा के जरिए जनसमूह की धार्मिक मान्यताओं की जानकारी मिलती है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है भावना, जो असम से संबंधित है। असम नाटक की प्रस्तुति है। भावना में असम, बंगाल, उड़ीसा, वृंदावन, मथुरा आदि की सांस्कृतिक झलक एक साथ देखने को मिल जाती है। भावना के अंतर्गत नाटककार 2 भाषाओं को प्रयुक्त करता है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? पहले संस्कृत, बाद में ब्रजबोली अथवा असमिया में से कोई एक। पहले संस्कृत, बाद में ब्रजबोली या असमिया में से कोई एक। इसके बाद तमाशा। कहते हैं क्या तमाशा है? तो तमाशा महाराष्ट्र, नौटंकी यूपी वाले करते हैं, तमाशा महाराष्ट्र में चलते ही रहता है। तो इसके पूर्ववर्ती रूप जागरण या कीर्तन थे। तमाशा लोकनाट्य में नृत्य क्रिया की मुख्य प्रतिपादिका कौन होती है? स्त्री कलाकार होती है। वह मुर्की, इंपॉर्टेंट है, मुर्की के नाम से जानी जाती है। टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें मुडिएट टू केरल की, तो ये कब किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट, नवंबर दिसंबर के समय, यानी कि इस टाइम पर। और देवी के सम्मान में केरल के काली मंदिरों में किया जाता है। असुर, इंपॉर्टेंट किस पे? द्वारिका पर। देवी भद्रकाली की विजय को चिन्हित करता है या चित्रित करता है, इंपॉर्टेंट।
इसमें गहरे साज श्रृंगार के आधार पर 7 चरित्रों का निरूपण होता है। ये चरित्र आपको नहीं याद रहेंगे तो अभी चलेगा। शिव, नारद, दारिका, दानवेंद्र, भद्रकाली, पुली और कोयम्बीदार या नंदिकेश्वर। अब बात करें कुटियाट्टम की, तो कुटियाट्टम केरल का प्राचीन पारंपरिक लोक नाट्य है। संस्कृत नाटकों की परंपरा पर आधारित है। हस्त मुद्राओं तथा आंखों के संचालन पर बल देने के कारण यह नृत्य व नाट्य का विशेष रूप बन गया है। इसमें 3 चरित्र, चाक्यार जिसको अभिनेता बोलते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं, नांग्यार स्त्री पात्र और नाट्यार या भाट। सूत्रधार व विदूषक कुटियाट्टम के विशेष पात्र हैं। अब इंपॉर्टेंट है यक्षगान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। पहली बात तो ये है। मिथक कथा तथा पुराणों पर आधारित है। कौन कौन से? जैसे द्रौपदी स्वयंवर, सुभद्रा विवाह, अभिमन्यु वध, कर्ण अर्जुन युद्ध पर आधारित है यक्षगान। इसके बाद बात करें तेरे कुत्तू, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। अर्थ है सड़क पर किया जाने वाला नाट्य। यह मुख्यतः मरियप्पन और द्रौपदी अम्मा के वार्षिक मंदिर उत्सव के समय प्रस्तुत किया जाता है और तेरुकुट्टू के माध्यम से संतान की प्राप्ति और अच्छी फसल के लिए दोनों देवियों की आराधना की जाती है। कौन सी? ये याद रखना है, मरियप्पन और द्रौपदी अम्मा की। किससे संबंधित? तेरुकुट्टू और किससे? तमिलनाडु से संबंधित। अब बात करते हैं भारत की चित्रकला के बारे में। तो चित्रकला भारत की, इसमें संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? तो तंजौर चित्रकला बहुत फेमस है। तो कहां से निकली? ये तमिलनाडु के तंजावुर शहर का स्थानीय कला रूप है। तंजौर चित्रकला समृद्ध रंग, ये अब विशेषताएं पूछी जाती है। समृद्ध रंग, बाहरी समृद्धि और कला के लिए प्रसिद्ध है और इसमें भी इंपॉर्टेंट है कीमती पत्थरों, कांच के टुकड़ों व सोने से सुशोभित की जाती है। 3D प्रभाव के लिए चित्रकार किसका उपयोग करते हैं? ये पूछा गया है। तो चूने पत्थर का प्रयोग करते हैं। अधिकांश चित्रों के विषय किससे संबंधित हैं? हिंदू देवी देवताओं और संतों से संबंधित हैं। पेंटिंग लकड़ी और कपड़े से बने कैनवास पर की जाती है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तंजौर चित्रकला की विशेषता यह है कि चित्रों में आकृतियों में एक शरीर और अंडे के आकार की शानदार आंखें होती हैं और पर्दे व मेहराब से घिरी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आकृतियों में गोल शरीर और अंडे के आकार यानी बड़ी बड़ी आंखें और पर्दे व मेहराब से घिरे हुए पेंटिंग्स होती हैं और ये पेंटिंग्स अंधेरे कमरे में क्या करती हैं? रोशनी करती हैं। इसके बाद बात करें मधुबनी चित्रकारी की। तो मधुबनी चित्रकारी बिहार, यानी कि मधुबनी शहद का जंगल बोलते हैं ना, बिहार से संबंधित है। शहद का जंगल यानी कि मधुबनी। मधुबनी का अर्थ तो यही हुआ, शाब्दिक अर्थ। इसमें प्रकृति और पौराणिक कथाओं की तस्वीरों, विवाह और जन्म के चक्र जैसे विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। पक्षी, पेड़ पौधों, याद रखना। मूल रूप से इन चित्रों में कमल के फूल, बांस, चिड़िया, सांप आदि कलाकृतियां भी पाई जाती। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों और कागजों पर उतर आई है। मधुबनी, मधुबनी के मुख्य तत्व क्या है? बांस, चिड़िया, फूल, पत्ती, सांप और प्रारंभ में ये कहाँ थी? केवल रंगोली थी। अब कपड़े, दीवारों, कागजों पे भी मिल जाती है। मिथिला की औरतों के द्वारा शुरू की गई थी। इस घरेलू चित्रकला को अब पुरुषों ने भी अपना लिया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि माना जाता है कि मधुबनी चित्रकला राजा जनक ने राम सीता विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाई थी। पहले तो केवल ऊंची जाति की महिलाओं को ही इसे बनाने की इजाजत थी। बाद में ये अब सबके लिए ओपन कर दी गई है जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन आ गए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मधुबनी चित्रकला का यह है कि इसमें माँ दुर्गा, काली, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश व विष्णु के दशावतार को दर्शाया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला की। तो राजस्थानी चित्रकला जो है वो बेहतरीन गुणवत्ता की लघु चित्रकला है जो कागज पर और कपड़े के बड़े बड़े टुकड़ों पर बनाई जाती है। राज्य के विभिन्न भाग अपनी अपनी शैली से चिपके रहते हैं और इस प्रकार चित्रों में विभिन्न विद्यालयों के रूप में पहचाने जाते हैं। जैसे मेवाड़ शैली होगी राजस्थानी चित्रकला की, हाड़ौती शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, अलवर शैली व धुंधार शैली। राजस्थानी चित्रकला में मुगल चित्रों का स्पष्ट प्रभाव है, हालांकि ये अपने तरीके से काफी अलग, यानी उनका प्रभाव देखने को मिलता है लेकिन हूबहू मुगल चित्रकला ये नहीं है।
इसके बाद इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कलमेजेथु या कालम। तो ये केरल के मंदिरों और पावन उपमरों में फर्श में माँ काली और भगवान आदि के लिए चित्र बनाए जाते हैं। इस कला के चित्रण में प्राकृतिक रंग इंपॉर्टेंट है, द्रव्यों और चूड़ों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इसमें 5 रंगों का प्रयोग किया जाता है और चित्र केवल हाथों से बनाए जाते हैं। कला में बनाए गए चित्रों में सामान्यतः क्रोध आदि मनोभावों की अभिव्यक्ति किया है। इसमें खुशी नहीं, क्रोध दिखाया जाता है। अब बात करते हैं पट्टचित्र। तो पट्टचित्र का संबंध उड़ीसा से है। पट्ट का अर्थ क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, कपड़ा यानी कि कपड़ा। पट्टचित्र अपने जटिल विवरणों के साथ साथ पौराणिक कथाओं के लिए भी जाना जाता है और पट्टचित्रों में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया गया। तो मैक्सिमम चित्रकारी पूछी जाए ना तो केवल वारली लोक कला के अलावा सब में हिंदू देवी देवताएं ही दर्शाए जाएंगे, सीधे अकल लगाना। और ना समझ में आए ना ज्यादातर में 1-2 को छोड़कर सब कुछ श्री कृष्ण राधा इन्हीं लीलाओं पर आधारित है, उन्हीं से संबंधित। ऑप्शन देखे तुरंत लगा देना, तुक्के में भी आपके 75% सही होने के चांस। इसके बाद बात करें पत्ता चित्र चित्रकारी। पत्ता यानी कि कैनवास, इसमें चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, अनुशासित कला है। पत्ता चित्र में अधिकांशतः पौराणिक चित्रण है यानी कि प्राचीन हिंदू इतिहास के बारे में विवरण है। इसमें चित्रकार अपनी रंग सज्जा जिसमें एक ही संगत वाले रंगों का प्रयोग किया जाता है और नमूने के प्रयोग की शैली का पूरी शक्ति से पालन किया जाता है। इसके बाद पूछ सकते हैं रंगोली का संबंध कहाँ से है, तो बस रंगोली का संबंध महाराष्ट्र से, बाकी आप रंगोली के बारे में पूरा करते हैं। इसके बाद बात करते हैं वारली लोक कला की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वारली एक जनजाति है जो मुंबई शहर की किस में रहती है, उत्तर, ये भी पूछ लेते हैं, उत्तर की जगह दक्षिण लिख सकते हैं, उत्तर में रहती है। इसके प्रारंभ का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में इसके प्रारंभ होने के संकेत मिलते हैं। चित्रकारी का काम मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। इन चित्रों में पौराणिक पात्रों अथवा देवी देवताओं के नहीं दर्शाए गए। इंपॉर्टेंट है, इसमें पौराणिक पात्र देवी देवता नहीं है, याद रखना है, अभी तो कहा, बल्कि सामाजिक जीवन के विषयों का प्रयोग किया गया है और इसमें त्रिभुज, गोला आदि आकृतियों का उपयोग किया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी घटनाओं के साथ साथ मनुष्यों और पशुओं के चित्र भी बनाए जाते हैं जो बिना किसी योजना के सादी शैली में चित्रित हैं। जैसे ऐसे बनते हैं, जैसे गोला बना दिया, त्रिकोणा बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ये सब किससे संबंधित है, वारली लोक कला से संबंधित। इसमें भगवान का कोई वर्णन नहीं है, ठीक है, ये अलग है, इसलिए आपको याद रखेंगे। अब बात करते हैं मूर्ति कला के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु कालीन मूर्ति कला की। तो सिंधु काल में मिट्टी, पत्थर, धातु तीनों की मूर्तियां मिलती हैं। धातुओं के रूप में किसका उपयोग, तांबा व कांसा का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था और इस काल की मूर्तियों में तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। नर्तकी की धातु मूर्ति कहाँ से मिली, ये इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो से। योगी की मूर्ति कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से। बैलगाड़ी चलाते हुए किसान कहाँ से मिली, दायमाबाद या दायमाबाद महाराष्ट्र आदि इस काल की प्रमुख मूर्तियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। अब आगे बात करते हैं मौर्यकालीन मूर्तिकला की। तो मौर्य काल में जो मूर्तिकला मिली है वो पत्थर व मिट्टी की मूर्ति तो मिली है, लेकिन धातु की कोई मूर्ति नहीं मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मौर्यकालीन मूर्तिकला में धातु की कोई मूर्ति नहीं मिली है, उससे पहले वाले में मिल गई थी। कला, सौंदर्य, चमकदार पॉलिश की दृष्टि से सम्राट अशोक के कालखंड की मूर्तियों को सर्वोत्तम माना गया है। अशोक के शासनकाल में स्तंभों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ। इन स्तंभों के चारों ओर मुख्य रूप से क्या चित्रित होते थे, इंपॉर्टेंट है, हाथी तथा बैल चित्रित होते थे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मौर्य काल में जो मूर्तियां होती थी वो धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित होती थी। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 सिंहों की आकृति धातु मूर्ति नहीं है सारनाथ स्तंभ, ठीक है, जो वो हमारा क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है। इसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। मौर्यकालीन मूर्तिकला पर ईरान व यूनान की कला का प्रभाव था, जो यक्षिणी की मूर्ति है। अब आगे बात करते हैं शुंग या कुषाणकालीन मूर्तिकला की। तो इस काल में गांधार व मथुरा शैली का विकास हुआ। शुंग या कुषाण काल में गांधार व मथुरा शैली। अब गांधार शैली क्या होती है, मथुरा शैली क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, पूछे जाते हैं। तो गांधार शैली में क्या होता है, मानव शरीर की सुंदर रचना,
मांसपेशियों का सूक्ष्म अंकन और शरीर पर पारदर्शक वस्तुओं की सिलवटों के साथ प्रयोग गांधार कला की विशेषता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है। गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों को इतना सुंदर बनाने का प्रयास किया गया कि ये यूनानियों के देवता अपोलो के जैसी दिखती हैं। इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधार शैली में बुद्ध को घुंघराले बाल, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मूछ, सिर के पीछे प्रभा मंडल, यानी कि पीछे ऐसे नहीं भगवान की फोटो लगी होती है तो ऐसे पीला पीला सूर्य ऐसा बना होता है, उसको बोलते हैं प्रभा मंडल। सलवट युक्त वस्त्र और चप्पल पहने दर्शाया गया है। गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियां बैठे व खड़े दोनों मुद्राओं में मिलती है। इसके बाद आगे बात करते हैं बुंदेलखंड खजुराहो की मूर्ति कला की। तो मंदिर की दीवारों, गर्भगृहों, शिखर आदि जगह पर मूर्तियां बनाई गई हैं। काम क्रोध लोभ मोह वाला उस काम के लक्षण मिलते हैं। इनमें आभूषण, अलौकिकता एवं नृत्य की प्रधानता है। इसके बाद मथुरा शैली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मथुरा शैली किससे संबंधित है? बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित है। मुख्य केंद्र है मथुरा, तक्षशिला, अहिछत्र, श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी। मथुरा शैली में फतेहपुर सीकरी के लाल या श्वेत पत्थर का इस्तेमाल होता है। तो मथुरा के पास क्या है? फतेहपुर सीकरी, तो कैसे पत्थर? लाल या श्वेत पत्थर। इसमें बुद्ध बैठे व खड़े दोनों और बुद्ध निर्वस्त्र, बिना बाल, बिना मूछों की चित्रित किए गए हैं। जबकि गांधार शैली में बाल, मूछे, सिलवट्टे ऊपर, चप्पल पहने, सब कुछ था। इसके बाद बात करें अमरावती मूर्ति कला की। तो अमरावती मूर्ति कला का विकास जो है अमरावती यानी कि कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के आसपास हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सातवाहन काल यानी कि द्वितीय शताब्दी में इस शैली का आगमन हुआ था। इस शैली में धार्मिक विषय वस्तु पर मूर्तियों का निर्माण हुआ है और पत्थरों की मूर्तियां ज्यादा से ज्यादा बनाई गई हैं। इसमें भक्ति भाव प्रधान है। एक मूर्ति इंपॉर्टेंट है अमरावती शैली में। एक मूर्ति में बुद्ध के चचेरे भाई कौन थे? देवदत्त द्वारा उन पर छोड़े गए पागल हाथी नीलगिरी को शांत करने का दृश्य है। कौन सी मूर्ति शैली से संबंधित है? अमरावती से। और एक मूर्ति में 4 स्त्रियों को बुद्ध के चरणों में पूजते हुए दिखाया गया है। एक मूर्ति में राहुल को अपने पिता बुद्ध के सामने प्रस्तुत होते हुए दिखाया गया है। अब बात करते हैं गुप्तकालीन मूर्ति कला की। तो गुप्तकालीन मूर्ति कला बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित थी। गैर धार्मिक विषयों पर भी इसमें मूर्तियां मिलती हैं। सारनाथ, मथुरा, पाटलिपुत्र यानी पटना गुप्तकालीन मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। गुप्तकालीन मूर्तियों की निर्मलता, अंग सौंदर्य, हाव भाव एवं जीवंतता देखने को मिलती है। गुप्त काल में जैन धर्म पे हिंदू प्रभाव बह रहा था, इसलिए जैन तीर्थंकर के साथ साथ इंद्र, सूर्य आदि की मूर्तियां भी बनने लगी थी। गुप्तकालीन जैन धर्म के अंतर्गत विशालकाय बाहुबली की मूर्तियां बननी शुरू हो गई थी। गुप्त काल में दशावतार की मान्यता आई, अतः इस दौर में सर्वाधिक मूर्तियां ब्राह्मण हिंदू धर्म से संबंधित थी। इंपॉर्टेंट बात है, एलोरा, खजुराहो, देवगढ़ आदि जगहों पर विष्णु के 10 अवतारों को मूर्ति रूप दिया गया है। यानी कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, एलोरा और खजुराहो में भी दशावतार मंदिर है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला की बामियान घाटी यानी कि अफगानिस्तान में सिल्क रोड पर पहाड़ को काटकर बुद्ध की 2 भव्य प्रतिमाएं 6वीं व 7वीं सदी में बनाई गई थी, जो गांधार शैली का शीर्षस्थ नमूना थी और इसे तालिबान ने 2001 में बम से उड़ा दिया था। अब बोले जय भीम। अब बात करते हैं राष्ट्रकूटकालीन मूर्तिकला के बारे में। तो मुख्यतः महाराष्ट्र के एलोरा, एलिफेंटा व कन्हेरी में मिलती है। एलोरा में शिव, विष्णु, शक्ति और सूर्य की मूर्तियों के उदाहरण हैं, जबकि कन्हेरी महाराष्ट्र में बौद्ध शिल्प के उदाहरण मिलते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रकूटकालीन मूर्तिकला में सजीवता नहीं मिलती। भाई पहले ही कूट दिया, सजीवता कहां से मिलेगी, ऐसे याद कर लेना। मूर्तियां चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मूर्तियों में वस्त्र कम लेकिन आभूषण अधिक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एलोरा की सभी गुफाओं के बाहर अधिकांशतः द्वारपाल के रूप में गंगा एवं यमुना की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रकूटकालीन मूर्तिकला की विशेषताओं में। अब बात करते हैं पाल कालीन मूर्तिकला की। तो पाल के शासक कौन थे? बौद्ध थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये मिल गया, इसलिए उनके शासनकाल में बौद्ध कला को प्रश्रय मिला। भाव, अलंकार व लक्षणों की प्रधानता है। पालकालीन मूर्तिकला पर सारनाथ कला का प्रभाव दिखता है, जिसके अंतर्गत पारदर्शी वस्त्र पहने मूर्तियां प्रमुख हैं। पालकालीन मूर्तियों का निर्माण भूरे और काले रंग के मुलायम बेसाल्ट पत्थरों से हुआ है, जबकि मथुरा कालीन में क्या होगा? लाल पत्थर और श्वेत पत्थर, लाल का ज्यादा और श्वेत पत्थर का उपयोग किया गया है।
पालकालीन मूर्तियां लेख युक्त हैं और तिथियां भी दी गई हैं, इंपॉर्टेंट है। लौकिक विषयों का अभाव है। नालंदा, गया, काशीपुर, शक्करवंद, फुर्कीघर आदि पाल मूर्ति कला के प्रमुख स्थल हैं। इसके बाद बात करते हैं सल्तनत कालीन मूर्ति कला के बारे में। तो राजकीय संरक्षण न मिलने के कारण इस सल्तनत काल में मूर्ति कला का हो गया ह्रास। स्थानीय व क्षेत्रीय स्तरों पर कोणार्क, जगन्नाथपुरी, विजयनगर व तंजौर की मूर्तियों का निर्माण सल्तनत काल में ही हुआ। अब आते हैं मुगल कालीन मूर्ति कला के बारे में। तो मुगल काल के समय भी राजकीय संरक्षण नहीं मिल रहा था मूर्ति कला को, लेकिन अकबर की सहनशीलता के कारण जयमल व फत्ता की मूर्तियों के निर्माण आगरा के किले में कराए गए थे। अकबर के समय इंपॉर्टेंट है। मुगल काल में हाथी दांत से कलात्मक मूर्तियां बनाने की नई कला विकसित हुई, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं आधुनिक काल ब्रिटिश काल की मूर्ति कला के बारे में। तो लखनऊ में इस दौरान मूर्ति कला से संबंधित किस समय, आधुनिक काल की बात कर रहे हैं। आधुनिक काल में क्या हुआ था, लखनऊ में इस दौरान मूर्ति कला से संबंधित महत्वपूर्ण आर्ट स्कूल खोला गया। बंगाल, मुंबई, जयपुर, मद्रास, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश और पंजाब मूर्ति कला के प्रमुख केंद्रों के रूप में ब्रिटिश काल में सामने आ गए। ये सब हो रहा था आधुनिक काल और ब्रिटिश काल में। आगे बात करते हैं आजादी के बाद, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये पूछ सकते हैं। तो आजादी के बाद देवी प्रसाद राय चौधरी यूरोपीय शैली से विलग पहले ऐसे मूर्तिकार थे जिन्होंने मूर्तिकला को इंडियन टच यानी कि भारतीय स्पर्श देने के कांस्य माध्यम में काम किया। कौन, इंपॉर्टेंट नाम है, देवी प्रसाद राय चौधरी। बिहार के पटना में शहीद स्मारक इन्होंने ही बनाया है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट राम किंकर बैज, कई बार पूछा गया है, और राम किंकर बैज ने मूर्तिकला में नए आयाम जोड़े। आज की मूर्तिकला में क्या हो रहा है, पीओपी का उपयोग हो रहा है। जयपुर देश में मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र है। आधुनिक काल में धातु कला के प्रमुख केंद्र मद्रास, त्रिची, तंजौर, मुंबई, भुज और वाराणसी है। तांबे व कांसे के धातुकार के लिए उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद प्रसिद्ध है। अब बात करें स्थापत्य कला की, तो स्थापत्य कला मतलब कौन कौन सी बिल्डिंग क्या क्या कैसा बनाया गया। तो भारतीय स्थापत्य कला सिंधु घाटी के समय की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी की कब से, तो 3500 से 1500 ईसा पूर्व, यानी कि लगभग 5000 वर्ष पहले, लगभग, ये पहले लिख लो, पहले लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु घाटी में स्थापत्य कला में क्या क्या हुआ। तो इस सभ्यता की इमारतें किससे बनाई गई थी, पक्की ईंटों से, ये भी पूछा जाता है। तत्कालीन किसी भी सभ्यता में कोई पक्की ईंटें नहीं थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी उसका स्नानागार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घरों के निर्माण में किसका उपयोग, पत्थर और लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो से मिली मातृ देवी नाचती हुई लड़की की धातु की मूर्ति थी, धातु की, इत्यादि तत्कालीन उत्कृष्ट मूर्ति कला के अनुपम उदाहरण हैं। अब बात करते हैं मौर्य काल की स्थापत्य कला के बारे में। तो इस काल में देश में कई शहरों का विकास हुआ। इस काल में स्मारकों और स्तंभों को भारतीय कला के क्षेत्र का मील का पत्थर माना जा सकता है। किसमें, मौर्य काल में। इस काल के स्थापत्य में लकड़ी का काफी प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है, अशोक के समय से ही भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग प्रारंभ हो गया। ऐसा माना जाता है, आप देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे छुपा हुआ है, ऐसा माना जाता है कि अशोक ने ही श्रीनगर यानी कि कश्मीर व ललित पाटन, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, यानी कि नेपाल में ललित पाटन नामक नगरों की स्थापना की थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने राज्य में कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। स्थापत्य के दृष्टिकोण से रांची, भारूद, बोध गया, अमरावती और नागार्जुन कोंडा के स्तूप प्रसिद्ध हैं। अशोक के समय से ही भारत में बौद्ध स्थापत्य शैली की शुरुआत हो गई थी। इस काल के दौरान गुफाओं, स्तंभों, स्तूपों और महलों का निर्माण कराया गया था। इसके बाद आगे बात करते हैं शुंग, कुषाण और सातवाहन की स्थापत्य कला। उस समय क्या हुआ था, तो मौर्य वंश के बाद भारत में शुंग व कुषाण वंशों और दक्षिण में कौन से आ गए, सातवाहन शासक आ गए।
इस समय के कला स्मारक स्तूप गुफा मंदिरों को क्या कहा जाता था? चैत्य। इंपॉर्टेंट है। विहार, विहार है, बिहार नहीं, विहार शैलकृत गुफाएं आदि हैं। इस काल में उड़ीसा में जैनियों ने गुफा मंदिरों यानी कि चैत्यों का निर्माण कराया, याद रखना है, इंपॉर्टेंट। इसी काल के दौरान गांधार मूर्ति कला शैली का विकास हुआ। कुषाणों के संरक्षण में कुषाणों ने इसको संरक्षण दिया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी काल में विकसित एक अन्य शैली थी मथुरा शैली, जो गांधार से भिन्न थी। भिन्नता क्या थी ऊपर हम बता चुके हैं। अब पहला क्वेश्चन आ जाता है यहीं पे कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग तो गुप्त काल। तो गुप्तकालीन स्थापत्य कला में ज्यादातर क्या बनाए गए? मंदिर। मंदिरों का काल गुप्तकाली क्वेश्चन है, तो मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरों पर पत्थरों व ईंटों से किया जाता था। गुप्तकालीन मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन है? देवगढ़ यानी कि झांसी का, तथा भीतरगांव यानी कि कानपुर का। इन मंदिरों में रामायण महाभारत पुराणों से संबंधित विषय वस्तु है। अधिकांश मूर्तियां हिंदू देवताओं से संबंधित है। शारीरिक नग्नता को छिपाने के लिए गुप्तकाल कलाकारों ने वस्त्रों का उपयोग किया था, मतलब उसी पे वस्त्र बना दिए थे, ठीक है, पत्थरों पे ही। और चोल काल की बात करें तो चोल काल में द्रविड़ शैली चोलों ने विकसित की थी और उसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया तंजौर का शिव मंदिर, जिसे राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है। हम लोग सबसे पहले पेज पे पढ़ चुके हैं। मंदिरों में गोपुरम नामक विशाल प्रवेश द्वार होते थे, ये हम आपको बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रस्तर मूर्ति यानी पत्थरों का मानवीकरण चोल मूर्तिकारों की दक्षिण भारतीय कला की महान देन थी। चोल कांस्य मूर्ति में नटराज की मूर्ति क्या है? सर्वोपरि। अब बात करते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं वास्तुकला की। तो शैली क्या थी? इंडो इस्लामिक यानी कि भारतीय और ईरानी शैली का मिश्रण था, इंपॉर्टेंट बात है। किला, मकबरा, मस्जिद, महल और मीनारों में नुकीले गुंबद तथा सकरी व ऊंची मीनारों का प्रयोग किया जाता था। जब भी बात करें तो ताजमहल को थोड़ा सा ध्यान में ले लें। मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे पर बनी मस्जिद में एक नए ढंग से पूजा घर का निर्माण किया जाता था। सुल्तानों, अमीरों व सूफी संतों के स्मरण में मकबरों के निर्माण की परंपरा भी शुरुआत हुई। इसके बाद इमारतों में इस काल में यानी सल्तनत काल में पहली बार वैज्ञानिक ढंग से गुंबदों का प्रयोग हुआ। इमारतों की साज सज्जा में अनेक प्रकार की फूल पत्तियों, ज्यामितियों एवं कुरान की आयतें खुदवाई जाने लगी। मुगल कालीन स्थापत्य कला की बात करें तो दिल्ली सल्तनत काल में प्रचलित वास्तुकला की भारतीय इस्लामी शैली का विकास मुगल काल में हुआ। मुगल कालीन वास्तुकला में फारस, तुर्की, मध्य एशिया, गुजरात, बंगाल, जौनपुर आदि स्थान की शैलियों सबका लगभग थोड़ा थोड़ा मिश्रण है। मुगल काल में कहीं पे सऊदी अरब, दुबई का मिश्रण नहीं आपको दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा मिश्रण सबका है। मुगल काल में वास्तुकला के क्षेत्र में पहली बार आकार एवं डिजाइन की विविधता का प्रयोग किया गया। संगमरमर पर जवाहरात से की गई जड़ावट का भी प्रयोग इस कला की प्रमुख विशेषता थी। तो इस तरह से ये आर्ट कल्चर आपकी जो बेसिक चीजें हैं वो समाप्त हो गई हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लगे और क्वेश्चन करने पे बने तो कहना कि इससे जो हम आपको बता रहे हैं कि इससे संबंधित कौन कौन है व्यक्ति, जिसमें अब गायन भी है, वादन भी है, उससे संबंधित भी पूछ लेते हैं। स्पोर्ट्स में करंट और पुराने और पुरस्कार, ये क्वेश्चन और करंट के क्वेश्चन इतना एसएससी वाले पूछते हैं, तो हमने सोचा आपके लिए अभी बना दे, इतनी देर में आपका काम हो जाएगा। कितनी देर हो गई? लगभग ये आपकी 42 मिनट की लगभग वीडियो है, और तो 3 क्वेश्चन आपको 25 में से मिल जाएंगे तो ठीक ही है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।